हाँ देखिए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ये बहुत फेमस आपका एक रिएजेंट है जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, कई रिएक्शंस में आप देखोगे कि एरो के ऊपर ये लिखा रहेगा, है ना, NBS शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म इसका ज्यादा पॉपुलर है ना, कैपिटल N कैपिटल BS, पूरा फुल फॉर्म है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, और इसका रिएजेंट मतलब ये जब भी लिख के दिया जाता है तो NBS ऑब्लिक सलाइड ऐसे लिख के दिया जाता है, या फिर NBS के ऑब्लिक में कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट ले लिया जाता है। ठीक है, तो NBS या तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएजेंट एक्ट करता है, या फिर किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएजेंट एक्ट करता है। ठीक है, अब इस रीजेंट का फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में करते समय आपको उसका फंक्शन ही अगर याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो प्रोडक्ट। ठीक है, किसी को पता है तो बताओ भाई फंक्शन इसका क्या होता है। NBS है, NBS देखिए बहुत स्पेसिफिक टाइप का रीजेंट है, बोलते हैं इट एक्ट्स एज ए ब्रोमोनेटिंग एजेंट। ये बेटा एक ब्रोमोनेटिंग एजेंट होता है, ये ब्रोमोनेशन कराता है। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है, ब्रोमोनेटिंग एजेंट। NBS जो होता है ये एक बहुत पॉपुलर बोलते हैं ब्रोमोनेटिंग एजेंट है। ठीक है, मतलब ब्रोमोनेटिंग एजेंट मतलब ये ब्रोमोनेशन करा देता है। ठीक है, ब्रोमीन की एंट्री करा देता है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं भी ब्रोमीन की एंट्री करा देगा। बहुत सिलेक्टिव टाइप का ये आपका ब्रोमोनेटिंग एजेंट है। इसमें देखो लिखा हुआ है दैट इज ब्रोमोनेशन अकर्स एट एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन ओनली। तो ये ब्रोमोनेशन कराएगा तो, लेकिन किस पोजीशन पे कराएगा, तो या तो बेटा ये एलाइलिक पोजीशन पे कराता है ब्रोमोनेशन, या फिर वे बेंजाइलिक पोजीशन पे कराता है। तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए इस रीजन के फंक्शन के बारे में, कि ये NBS जो ब्रोमोनेटिंग एजेंट है ये एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमोनेशन कराता है या बेंजाइलिक, है ना, इन्हीं दोनों में किसी एक पोजीशन पे कराता है, इसके अलावा और कहीं ब्रोमोनेशन नहीं कराएगा। ठीक है ना, एलाइलिक पोजीशन जानते हैं क्या होती है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसी को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं ना। तो इसमें जैसे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ये एक 3 कार्बन के एल्कीन ले लिए प्रोपीन। ठीक है, तो इसमें बेटा ये जो इन 2 कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, ठीक है, ये तो वो कार्बन हो गए जो डबली बॉन्डेड हो गए। डबली बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक नहीं होते, उसके पड़ोसी वाला डबली बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, है ना। ये कार्बन हमारा क्या है, एलाइलिक कार्बन है। और ये जो NBS है ये एलाइलिक कार्बन पे ही ब्रोमोनेशन कराएगा। तो इसका फंक्शन ये देखने को मिलता है कि ये अभी इसका पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये एक ब्रोमीन रेडिकल सप्लाई करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें होमो डिफिजन होता है, और ये रेडिकल बेटा एलाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है। मतलब वो जो ब्रोमीन रेडिकल वहां से निकलेगा वो इस एलाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन, किसी एक हाइड्रोजन को हटा देगा, वहां पर ये सब्स्टिट्यूशन दे देगा। इस तरह का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। हाँ, डबल बॉन्ड सेफ रहेगा, डबल बॉन्ड पे ब्रोमोनेशन नहीं कराएगा। ठीक है, NBS हमेशा डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन कराएगा, मतलब एलाइलिक कार्बन या बेंजाइलिक पे भी करा सकता है ना। जैसे देखो सेकंड एग्जांपल भी समझ सकते हो। इस एग्जांपल में देखिए बेंजीन रिंग आपको ये दिख रही है, और बेंजीन रिंग से जो ये डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है इसको बोलते हैं बेंजिलिक कार्बन, है ना, बेंजिलिक या बेंजाइलिक कार्बन जो भी आप बोलना चाहें। तो ये आपका हो गया बेंजाइलिक कार्बन, है ना। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन है ये है बेंजाइलिक कार्बन। और NBS के यही दो फंक्शन है, या तो ये एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमोनेशन कराता है या फिर ये बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमोनेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कराएगा, बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमोनेशन करा देगा। ठीक है, यहाँ पे वो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ब्रोमीन रेडिकल बन के आएगा
एज ए रेडिकल, फ्री रेडिकल, और यहाँ पे अटैक करेगा बेंजाइलिक कार्बन पे और यहाँ का एक H सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, बेंजीन तो सेफ रहेगी, ठीक है, और इसके इस कार्बन पे बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है ना, आ रही बात समझ? तो NBS बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमेशन करता है। एक अच्छा ये जैसे एग्जांपल है, ये भी आपका देखो तो 3 कार्बन का एल्कीन ही है ना, और ये जो पहला एग्जांपल है वो तीसरा एग्जांपल है, इन दोनों में बस फर्क कितना है कि ये वाले कार्बन के ऊपर 14 लिखा हुआ है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन जो है, तो ये कार्बन जो 14 लिखा हुआ है आइसोटोपिक कार्बन है, ठीक है, जबकि वहां पे सब 12 वाले थे। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो सीधी इस बात है, रेडिकल बन के कहाँ अटैक करेगा, एलाइलिक कार्बन पे है ना, एलाइलिक कार्बन पे मतलब राइट, ये लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो यही है केवल, लेकिन इसमें एक प्रोडक्ट और बनेगा और लगभग इक्विवेलेंट अमाउंट में, है ना, अप्रोक्सीमेटली 50-50%, मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं करे ये नहीं बनेगा, तो बनेगा ही। साथ ही साथ जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बनता है, और वो प्रोडक्ट ये बनता है, वो जो 14 वाला कार्बन आप देख रहे हैं ना, वहां पर भी आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन आके बैठ जाएगा, और दोनों लगभग 50-50% बनेंगे, इक्वल इक्विवेलेंट अमाउंट में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, जब इस तरह की रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दूसरा वाला कैसे बन गया, पहला वाला तो एक्सपेक्टेड था, दूसरा वाला कैसे बन रहा है, नहीं? हाँ, तो इसमें आप थोड़ी मैकेनिज्म से समझोगे तो आंसर आपको मिल डबल जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो रेडिकल, हाँ ये देखो, इसकी अभी मैकेनिज्म देखेंगे ना, तो होता क्या है, पहले यहाँ रेडिकल बनता है, एनाइलिक कार्बन पे क्या बनता है, रेडिकल, और वो रेडिकल इस पाई बॉन्ड के साथ क्या होता रहता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा, है ना, ये जब इधर आएगा तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन जो 14 वाला कार्बन है ना, वहां पर एक रेडिकल डेवलप हो जाएगा, और वो कुछ ब्रोमीन मॉलिक्यूल इस पे भी अटैक करने लगे, वो दोनों लगभग सेम स्टेबल फ्री रेडिकल है, सॉरी, दोनों रेडिकल की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है, इसलिए यील्ड भी लगभग 50-50% बनेगी, दोनों इंटरमीडिएट सिमिलरली टाइप के, बस एक 14 वाला है, एक 12 वाला है ना, इसलिए यील्ड भी इसमें सेम बनती है। तो उस चीज को मैकेनिज्म, इसका आंसर इसकी मैकेनिज्म में छुपा हुआ है ना, देखो उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये जो एनडीएस होता है, इसका मेन जो मैकेनिज्म होती है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है, ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एनडीएस का पूरा स्ट्रक्चर आप अगर देखो तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये सक्सीनिक एसिड का एमाइड होता है, सक्सीनिक एसिड तो मैं कहा से आप लोगों को पता भी होगा, सक्सीनिक एसिड इसको बोलते हैं ना, ये सक्सीनिक एसिड है, और इसका एमाइड बनाना है तो इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दी, ठीक है, तो सक्सीनिक एसिड का एमाइड तैयार हो जाएगा, कैसे देखो, अमोनिया के 2 H अलग कर दीजिए और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, है ना, अमोनिया का H और उसका OH वाटर निकल जाएगा, तो देखो यही बन जाएगा आपको, नहीं पहले तो सक्सीनामाइड बनेगा, तो पहले क्या बनेगा, सक्सीनामाइड, और फिर ये H को हटा के अगर ब्रोमीन लगा दें तो आपका क्या बन जाएगा, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ अगर ब्रोमीन और चिपका दिया जाए तो इस कंपाउंड को ही हम लोग बोल रहे हैं एनबीएस, जो हमारा रीजेंट है ना, वो इसका फॉर्मूला ये है पूरा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इसके साथ हम लोग सनलाइट लेते हैं या फिर बेटा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में होमोलिटिक फिजन होने लगता है,
और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग 3 होती है पाउलिंग स्केल में और ब्रोमीन की 2.85 होती है ना। तो देखा जाए तो 1 यूनिट से थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। तो अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 यूनिट से कम का डिफरेंस होता है ना, तो वहां पे होमोलिटिक डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट फेवर करती है होमोलिटिक डिफ्यूजन को, और दोनों का जो बॉन्ड पेयर है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाता है दोनों एटम पे। एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे चला जाएगा और एक नाइट्रोजन पे। ठीक है, जिससे हमारा एक तो ये रेडिकल बनेगा N पे, और एक रेडिकल हमारा बन जाएगा ये बदमाश रेडिकल, मतलब ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ब्रोमीन पे आ गया फ्री रेडिकल। अब ये बदमाशी करेगा, तो अब ये करेगा सब्स्टिट्यूशन, है ना। अगले स्टेप में क्या होगा, जो बेटा आपने एल्कीन ले रखी थी, चलो वो 14 वाली ले लेते हैं, तो उसमें उसका उस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि वहां पे ऐसा क्यों होगा था। ये रेडिकल इस पे अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने से पहले भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक डिफ्यूजन होगा सनलाइट की वजह से। और इसमें जो एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन पे होमोलिटिक डिफ्यूजन होगा। एलाइलिक पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक कार्बन पे होमोलिटिक डिफ्यूजन होने के बाद रेडिकल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल बन रहा है, काफी स्टेबल रेडिकल बन रहा है, इसलिए वो फेवरेबल फिजन बोला जाएगा, मतलब इसका फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। अब ये जो रेडिकल आप देख रहे हैं, ठीक है, एक तो रेडिकल एक यही हो गया, ठीक है, लेकिन ये रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है। ठीक है, देखो भाई ये रेडिकल बेटा इधर आए अगर, और ये बेटा जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं इसमें भी अगर होमोलिटिक डिफ्यूजन हो जाए साइमल्टेनियसली, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो इसका आप देखो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बन रहा होगा। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अब की वो रेडिकल जो आया है वो 14 वाले कार्बन पे पहुंच गया। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो ब्रोमीन रेडिकल के पास अब यहाँ पे बेटा दो ऑप्शन है। ब्रोमीन रेडिकल ये पहला वाला जो रेडिकल बन रहा है उस पे भी अटैक करेंगे, ठीक है, और जो दूसरा वाला बन रहा है उस पे तो अटैक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन रेडिकल, पहली पॉसिबिलिटी नंबर 1 बोल सकते हो उसको, कि ये अटैक करे बेटा इसी वाले पे जो ओरिजिनली बन रहा था, है ना। तो इससे ही आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जो एक्सपेक्टेड था हम लोग को। ठीक है, लेकिन इक्वली ये वाला जो दूसरा वाला बेटा है फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी और पहले वाले की लगभग बराबर ही है, क्योंकि दोनों के दो ही RS बन रहे हैं और कोई डिफरेंस है नहीं, और कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी नहीं लग रहा है देखा जाए तो दोनों रेडिकल इक्वली स्टेबल है। तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा तो लगभग सेम यील्ड के साथ बनेगा, है ना, तभी दोनों 50-50% आइसोलेट हो रहे थे। ठीक है ना, ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लगभग सेम अमाउंट में यहाँ पर बनेंगे, है ना। बिना अगर हाँ आइसोटोप नहीं होता तो फिर इससे फर्क ही न पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसा रेडिकल बन रहा होता है। हाँ सेकंड हाँ देखो इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो एल्कीन पे, हाँ ये इसको ऐसे समझिए कि होता क्या है कि एलाइलिक कार्बन का मतलब जो ये यूवी लाइट या सनलाइट देते हैं, इससे केवल वही बॉन्ड में होमोलिटिक डिफ्यूजन होते हैं जिसकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है। और बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है
है ना। रिलेटिव अगर मान लो कि इसके पड़ोस में कार्बन और लगा दे, मेथिल लगा दो, तो इसके जो कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी वो बेंजाइलिक या एलाइलिक कार्बन के जो CH बॉन्ड है उससे ज्यादा होगी। और सनलाइट इतना सफिशिएंट नहीं होती है कि वो फिर अदर देन बेंजाइलिक कार्बन और एलाइलिक कार्बन वो होमोलैरिटी फ्यूजन कराएगा। फिर वहां पे पॉसिबिलिटी की बहुत तगड़ी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके हो सकता है रेडिकल वगैरह बनने लगे, तो जो हम लोग यहाँ कर नहीं रहे, है ना। हम लोग सेफ मोड पे काम कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस ले रहे हैं या फिर नॉन पोलर। इसलिए अगर और इस वाले कार्बन पे जैसे बन ही नहीं पाएगा, रेडिकल ही नहीं बन पाएगा, काफी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। तो ये इसमें बोल सकते हैं। हाँ, होमोलैरिटिक फिजन के लिए क्या कंडीशन आप बताएंगे? होमोलैरिटिक फिजन के लिए सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। होमोलैरिटिक फिजन के लिए तो जैसे दो एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए डेल्टा ई लेस देन 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट से कम ही होनी चाहिए पाउलिंग स्केल में। तो होमोलैरिटिक फिजन हो जाते हैं अगर हम लोग फेवरेबल कंडीशन ले लें, जैसे सनलाइट ले लें या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, है ना। और अगर 1 यूनिट से ज्यादा है तो फिर वहां पे हेटेरोलिटिक फिजन होने के चांस या बढ़ जाते हैं, फिर वहां फेवरेबल फिजन हेटेरोलिटिक फिजन होता है ना। जैसे यहाँ पे तो डिफरेंस काफी कम था मेरे ख्याल से। देखो हम लोग देख रहे थे जैसे नाइट्रोजन और ब्रोमीन में, देखो नाइट्रोजन की 3 है और ब्रोमीन की 2.8 मोटा मोटा मान लो, तो पॉइंट कितने का डिफरेंस है 2 पॉइंट, तो 1 यूनिट से कम है तो आसानी से हो जाएगी। और कार्बन हाइड्रोजन में देख लो, कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1, तो भी डिफरेंस कितना आएगा 0.4 यूनिट, ठीक है। बट ये है कि सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेंगे, क्योंकि बेंजिलिक और एलाइलिक कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो काफी कम होती है ना, क्योंकि उससे बनने वाला रेडिकल बहुत स्टेबल हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबल है, तो कहीं वो आसानी से H निकल जाएगा, कम एनर्जी देने पर भी H निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है NBS के साथ रिएक्शन विद सनलाइट प्रेजेंस में, बताना है मेजर प्रोडक्ट, बताओ कहाँ पे ब्रोमीन अटैक करेगा, है ना। तो हाँ, ये तो दो इसके अंदर दोनों खूबियां है ना, इधर से देखो तो बेंजाइलिक है, तो इधर से देखो तो एलाइलिक है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा कार्बन मिल जाए तो बल्ले बल्ले, तो 100% फिर यही अटैक होगा और मेजर प्रोडक्ट भी यही बनेगा। आल्दो एक प्रोडक्ट इसमें और बनेगा, जैसे बेटा यहाँ रेडिकल बनेगा तो वो पड़ोस वाला ये जो राइट वाला पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा, तो अगले स्ट्रक्चर में वो लपक झपक करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वही बात है कि ये रेडिकल बहुत लेस स्टेबल है ना, 1 डिग्री टाइप का, तो उसने अगर मेजर पूछा है तो फिर आप बेटर है कि बेंजिलिक और एलाइलिक जो कॉमन टाइप का कार्बन है, जो बेंजिलिक भी है एलाइलिक भी है, वहां पे कराइए अटैक, क्योंकि वहां का रेडिकल रिंग में भी घूमेगा, है ना, और वो पाई बॉन्ड के साथ भी डीलोकलाइज करेगा, बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो इस केस में ये बन जाएगा मेजर वाला है। हाँ, दूसरा प्रोडक्ट भी देखो बना देता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट में देखो अगर मैग्नीज से जाओगे तो यहाँ रेडिकल बनेगा पहले, ठीक है, और फिर ये इधर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड इधर भाग गया है, तो इसके अंदर एक और बनेगा, और उसमें जो ब्रोमीन रेडिकल है ना वो सबसे राइट वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे, और ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया एक, जैसे ये चेन रिएक्शन है, इसमें देखिए बहुत सारे आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ABCD सब बन रहा है, बेंजीन बेंजीन बच जाएगी है क्या लिखा है, बी वाला बेंजीन
हाँ बेंजीन पे तो कुछ नहीं होगा, बेंजीन में तो एरोमेटिक करेक्टर है ना, तो बेंजीन तो रहेगी रहेगी। So question from three total benzene. है ना, क्लियर? आगे बात है। अच्छा देखो ये वाला आप ही लोग को बताना बेटा, साइक्लोहेक्सीन ले रखा है देखो उसने शुरुआत में। अच्छा क्या आप सेकेंड क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रहे हैं? Yes, sir. वो बच्चे ने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाँ यार सही, ये बहुत, इसमें डी लास्ट में बेंजीन बन जाएगी, है ना? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी कर लिया तुमने, सभी लोग अटेंड कर लो, बढ़िया क्वेश्चन। ये साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन बनाने का एक अच्छा मेथड भी है, कन्वर्जन बोल सकते हो। है ना? Yes. पहले स्टेप में तो क्या होगा कि बेंजीन के पड़ोसी वाले कार्बन मतलब बेंजाइलिक कार्बन पे आ जाएगा, एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आ जाएगा। वैसे एलाइलिक इसमें दो हैं, ये वाला भी एलाइलिक है, नीचे कहीं एक जगह करा दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने शायद यही बनाया होगा, किसी एक बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन की एंट्री करा दीजिए इसमें। एनबीएस का काम ही एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमोनेशन कराता है। ये बन गया ए आपका, ठीक है। फिर आपने ले लिया एल्कोहलिक क्यूएच, तो एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन, बहुत बढ़िया। ये एलिमिनेशन कराएगा वही E2 मैग्नीज से, E2 अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है ना, तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन निकाल लेगा और पड़ोस वाले बीटा से H निकाल लेगा, और यहाँ से HBr आप निकाल दो सीधे डायरेक्ट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड आ जाएगा एक और अल्टरनेट पोजीशन पे, ये आपका बन जाएगा बॉम्बे डी, एक डबल बॉन्ड तो था ही, एक और आ गया। हाँ फिर से उसने एनबीएस सनलाइट ले लिया, इसका मतलब फिर से अगेन वो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमोनेशन कराना चाहता है, यहाँ पे करा दो या यहाँ पर करा दो, है ना, दोनों ही एलाइलिक दिख रही है, तो एक ही मोल ले रहा है तो भाई कहीं भी करा दो। तो इस केस में जैसे यहाँ पे आ गया मान लो ब्रोमीन, और फिर उसने अगेन एल्कोहलिक के ले लिया, एक बार फिर E2 मैग्नीज से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, E2 से क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, HBr निकल जाएगा, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड और आते ही बेंजीन रिंग तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेंजीन बनाने का एक अच्छा मेथड भी है, साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। एक बार एनबीएस लो, फिर एल्कोहलिक एसिड लो, फिर एनबीएस लो, फिर एक बार एल्कोहलिक एसिड, है ना, दो बार एनबीएस ले लो, दो बार एल्कोहलिक एसिड, लास्ट में बेंजीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है ना। इसमें देखो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एल्कीन, ये बना के दी उसने, है ना, एनबीएस CCl4 ले रहा है, दो बातें पूछ रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कह रहा है कितने बनेंगे ये बताना है हम लोग को, और मेजर कौन सा है उनमें से ये भी बताना है ना। इसको ट्राई करिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा मैक्निफ से करिएगा तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा।
दो प्रोडक्ट है। अच्छा, स्टीरियो भी देख लीजिएगा कहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई OI या GI कुछ शो करने लगे, उसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे, फिर मतलब दो से ज्यादा हो जाएंगे। मेजर ही पूछा है, दोनों बातें पूछी उसने। बताओ भाई, यस दो ही आ रहे हैं। GI डबल बॉन्ड में मतलब साइक्लोएल्कीन के बाद तो 7 से ज्यादा कार्बन, तो चलो बना के देखते हैं तब क्लियर हो जाएगा ना। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि डबल बॉन्ड का जो पड़ोसी वाला कार्बन है एलाइलिक, वहां पे होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इधर आएगा, मतलब आप चलो इधर करा दो होमोलिटिक फिजन और बना दीजिए बेटा रेडिकल बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें पहले क्या बन जाएगा, है ना, ये बन गया। अब जो ये रेडिकल बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। एक पॉसिबल ये आपका क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। एक और बना देते भाई, देखो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा, रेडिकल यहाँ है, ठीक है। अब देखो दो ही पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन एज ए रेडिकल अगर इस वाले पे अटैक कर दे जो पहले बना था, है ना, यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। तो इसमें आपका फ्री ये बनने का प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि जो ब्रोमीन रेडिकल है वो पहले वाले रेडिकल पे अटैक कर दे यहाँ पे, बोलो भाई एक प्रोडक्ट ये बन सकता है ना, इसीलिए आपने आंसर क्या दे दिया 2 3 और क्यों, हाँ हाँ। अगर ये वाले प्रोडक्ट में ध्यान दो तो यहाँ पे एक सितारा वाला कार्बन जनरेट हो रहा है, देखो काइरल कार्बन, इसके अबाउट R फॉर्म भी हो सकती है, S भी हो सकती है, क्योंकि रेडिकल प्लेनर होते हैं ना बेटा। जब यहाँ रेडिकल बना होगा यहाँ पे, इसके पहले बेटा यहाँ पे, तो इसके रेडिकल वाले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो इसके अबाउट प्लेनर ट्राइगोनल शेप बन रही होगी। तो ब्रोमीन एक 50% चांस है कि अपर साइड से ऐसे अटैक करे प्लेन के, एक बिलो प्लेन के बिलो अटैक करे, है ना, तो इसलिए वो दोनों बनेगा रेस्टोलिवो। तो टोटल अगर ऊपर वाले कार्बन में तो कोई कायरल नहीं बन रहा है ना, तो कोई GI हो रहे, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं यहाँ पे 3 बन रहे हैं। और मेजर कौन सा कहेंगे, नीचे वाला। इसमें थोड़ा सा ये है कि एक एल्कीन की स्टेबिलिटी थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें बन रहा है ये वाली एल्कीन डबल बॉन्ड रिंग से बाहर जा रहा है ना, उसका एक पांव रिंग पे और एक साइड चेन पे, इसको बोलते हैं एक्सो एल्कीन।
और जब डबल बॉन्ड के दोनों पांव रिंग के अंदर होते हैं तो उसको एंडो एल्कीन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड के दोनों एंड रिंग का ही पार्ट होते हैं तो एंडो एल्कीन, और एक एंड रिंग का पार्ट है और दूसरा एंड साइड चेन का पार्ट है, बीच में आगे डबल बॉन्ड, तो उसको एक्सो एल्कीन। एक्सो एल्कीन थर्मोडायनेमिकली बहुत लेस स्टेबल होती है, तो इस वजह से मेजर आएगा ऊपर वाला। इसमें मेजर कौन सा होगा? तो ये वाला, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एंडो एल्कीन आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन एक्सो एल्कीन, है ना। ये वाली एल्कीन जो है वो एक्सो एल्कीन है, और ये वाली एल्कीन एंडो एल्कीन। ठीक है, और एक्सो एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, सॉरी एंडो एल्कीन ज्यादा स्टेबल, एक्सो लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का था क्वेश्चन, है ना। इसके बाद देखो एक रीजेंट हो सकता है आपको कभी ये लिख के दे दिया जाए NCS, ये इसी का जुड़वा भाई है NBS NCS, ठीक है। NBS को बोल रहे थे N ब्रोमोसक्सिनामाइड, और ये हो जाएगा N क्लोरोसक्सिनामाइड। वो ब्रोमीन रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन करा रहा था एलाइलिक और बेंजाइलिक पे, ये क्लोरीन का करा रहा है, यूज्ड फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरोनेशन। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरोनेशन कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। NCS जो होता है ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर क्लोरीन रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन कराना हो देन वहां पर हम लोग लेते हैं NCS, ठीक है। NBS थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगर कहीं दिख जाए NCS तो समझ जाएगा वो उसी का सब्स्टिट्यूट है NBS में। वो प्रोम हाँ हाँ सोर्स है, बिल्कुल सही कर, वो सोर्स ही है। और एलाइलिक बेंजाइलिक की बॉन्ड एनर्जी वैसे ही कम होती है, इसलिए वो चांस की बात ही वही हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, है। अब तो ये तो हो गया आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हो गया, कंप्लीट हो गया जितने भी एग्जांपल थे। अब इसमें आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें जो नेक्स्ट हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ठीक है। EAR रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, है ना। किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये रिएक्शन है, बोलो भाई। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन, है ना। हाँ, तो अगर कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों ही होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड केवल एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बेटा एल्कीन की या फिर साइक्लो एल्कीन भी देखने को मिल सकती है आपको। साइक्लो एल्कीन या फिर एल्काइन, ठीक है, या फिर डाईईन्स भी देखने को मिल सकती है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। तो ये जो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली एल्कीन की रिएक्शन है या साइक्लो एल्कीन या फिर एल्काइन या फिर डाइन। साइक्लो एल्काइन एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए हम लोग उनको नहीं लिख रहे हैं, है ना। रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड 8 मेंबर रिंग में आ सकता है, उससे पहले तो नहीं आता है। अब 8 मेंबर रिंग की रिएक्शन हम लोग के सिलेबस से बाहर है, 6 मेंबर रिंग तक की सर यहाँ बेंजीन होगा कि नहीं? नहीं, बेंजीन नहीं होगा, क्योंकि देखो बेंजीन में डबल बॉन्ड जरूर होता है लेकिन वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है। मतलब एक तरह से आप बोलो कि बेटा वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इस वजह से इसमें नहीं हो पाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
इसके लिए परफेक्ट डबल बॉन्ड या परफेक्ट ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, है ना। ओके सर। हाँ वो हो जाएगा, उसमें एरोमेटिसिटी नहीं आती, क्योंकि देखो एरोमेटिसिटी आती तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब उसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन नहीं दे पाती है। बेंजीन नहीं देगी बेटा कभी, ठीक है, बेंजीन में नहीं देखने मिलता है। अब देखो होता क्या है, एक जनरल एग्जांपल देखो लिखा हुआ है, एक एल्कीन ले लिया गया है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, R यहाँ कोई भी एल्काइल हो सकता है, और इसकी रिएक्शन किसी ऐसे रिएजेंट के साथ करा रहे हैं जिसका एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल है और एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल है। अभी वो ऐसे लिखा हुआ है, अब इस ऐसे बहुत सारे रिएजेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसे मान लो HCl के साथ करा रही है, तो HCl जब आयनाइज होता है पोलर मीडियम में, हाँ, तो H+ आयन बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल और Cl- बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे वो E+ और Nu- लिखने का बस यही मतलब ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम लोग कि एक ऐसा रिएजेंट जिसका कटायन इलेक्ट्रोफाइल बन रहा हो, है ना, और एनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा हो। तो अगर ऐसे किसी रीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये शायद हो सकता है आपने 11th में पढ़ा भी हो, मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ा होगा, अगर मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है या उस कार्बन पे अटैक करने लगता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो, है ना, इस तरह से वो मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से पढ़ा दिया जाता है। तो ठीक है, ये अपने आप में मार्कोनिकॉफ रूल होता भी है कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे केस में उस कार्बन से जुड़ना चाहता है, उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है ना, जिस मल्टीपल बॉन्डेड एटम पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट तो बेटा ऐसा ही बन रहा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके बैठ रहा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, है ना। हाँ, तो पड़ोस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ऐसे घूमेगा और यहाँ पे आएगा निगेटिव और ये कैप्चर कर लेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो ये इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए बात, बोलो भाई, ठीक है। लेकिन देखो मार्कोनिकॉफ रूल जो पढ़ा दिया था स्कूल लेवल पे वो ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल है, होता है एक रूल, लेकिन हर रिएक्शन में नहीं लगता है वो, कई सारी रिएक्शन में फेल भी होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा रटेंगे नहीं कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करता है हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी केसेस में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वो हमें उसकी मैकेनिज्म समझनी है, यहाँ पे मेन उसकी मैकेनिज्म समझनी है, कोई रूल अभी नहीं रखना है हम लोग को, है ना। वो चांस की बात है कि मार्कोनिकॉफ रूल लग जाए तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको छांट छांट के ऐसे देते हैं ये लोग मेंस में या एडवांस में, खासकर जो कम्प्यूटर एग्जाम है उनमें जानबूझ के वो ऐसे दे देते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल वहां पे फेल ही हो रहा होता है, और जो बच्चे ने वो रटा रटा रूल लगाया तो उसके आंसर गलत होने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो है ना, तो उसको समझते हैं पूरा अच्छे से कि ऐसा होता क्या है, क्या मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो देखो इधर आ जाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बोला था इसमें दो तरह की मैकेनिज्म डिस्क्राइब करी गई है, ठीक है। जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखा गया है तो उसमें दो डिफरेंट रीजन जो दो डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। इसको फाइनली बताया, इसमें दो तरह की मैकेनिज्म प्रपोज की गई, ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल मैकेनिज्म नहीं है, दो डिफरेंट पाथ होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, ठीक है। तो दोनों मैकेनिज्म हम लोग को पता होने चाहिए। देखो ये देखो लिखा हुआ, देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया है, जिसमें देखो पहली मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म नंबर 1 इसको नाम दे रहा है। ये जो मैकेनिज्म नंबर 1 है इसकी कंडीशन है, ये कब लगेगी, कब इसको लगाएंगे हम लोग, तो ये तभी लगाएंगे जब हमारा रिएजेंट जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोफाइल या तो H+ आयन दिख रहा हो या फिर D+, ठीक है। जो भी रिएजेंट उसने लिख के दिया है, जैसे बेटा उसने लिख के दिया HCl, तो हम लोग तुरंत उसको आयनाइज करेंगे खड़ाक से H+Cl- देखेंगे अरे इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन है, तो हम लोग ये वाली मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, है ना।
बोलो भाई। अब उसने लिख के दे दिया HI, तो फटाक से आयनाइज करेंगे H+, है ना, देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन है, तो हम लोग यही वाली मैग्नीज लगा देंगे, ठीक है। अब उसने दे दिया DCl, तो फटाक से आयनाइज करेंगे D+Cl-, इलेक्ट्रोफाइल D+ है, तो ये मैग्नीज, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो रिएजेंट के साथ वो एल्कीन या एल्काइन या साइक्लोएल्कीन या डाइईन रिएक्ट कर रही है, उसका इलेक्ट्रोफाइल H+ आयन या D+ आयन में से तो नहीं है कोई, और अगर वो सही में H+ आयन D+ आयन है, तभी ये मैग्नीज हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इस मैकेनिज्म में। इस मैकेनिज्म में जो एल्कीन या एल्काइन, यहाँ पे एल्कीन लिखा हुआ है लेकिन ये एल्काइन भी हो सकती है, ठीक है, तो उसमें एक ही तरीका है, एल्कीन हो या एल्काइन, वो पहले स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल जो कि H+ आयन या D+ आयन, उस पे अटैक करेगा, ठीक है, उस पे क्या करेगा, कैप्चर करेगा, उसको अटैक करेगा, ठीक है, H+ आयन या D+ आयन, और ये जो अटैक होता है यही एक तरह से क्या होता है, RDS होता है, ठीक है ना। अब जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो आपको ये देखना है कि वो कार्बोकैटायन यहाँ बनाना है कि यहाँ बनाना है, बस ये चीज देखना है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का बनना ही RDS होता है, तो कार्बोकैटायन बन रहा होगा, आपको वहीं पे कार्बोकैटायन बनाना है, तो दूसरे वाले कार्बन पे वो H ऐड कर देना है, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि ये वाला कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन आपका 2 डिग्री बना है कार्बन, अगर आपने गलती से मान लिए यहाँ बना दिया कार्बोटाइन, तो वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोटाइन होगा। तो ये ध्यान रखना, मैग्नीज नंबर बंद होती है उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि परफेक्ट कार्बोकैटायन होता है ना। और हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बोकैटायन उसी कार्बन पे बनाएंगे जहां पर वो मोर स्टेबल हो, है ना। तो इसका मतलब वो H यहाँ पे आके जुड़ गया, या H या D भी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने कार्बोटाइन बना दिया, ये एक परफेक्ट कार्बोकैटायन बन रहा है। परफेक्ट कार्बोटाइन मतलब वो क्लासिकल टाइप का कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। बोलो भाई, वो कार्बोटाइन का बनना ही क्या है, RDS है। अच्छा एक बात और, कि बेटा जब जब कार्बोटाइन बना हुआ है तब तक वो क्या करता है, रीअरेंज भी कर जाता है कई बार, है ना। तो यहाँ पे हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी, और हम लोग को इस चीज ध्यान भी रखनी है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोटाइन में टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कार्बोटाइन रीअरेंज करके और भी स्टेबल कार्बोटाइन में कन्वर्ट हो रहा हो, अगर ऐसा हो तो करा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली मैकेनिज्म में एक ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोटाइन में टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप होता है इस मैकेनिज्म का, ठीक है। स्टेप नंबर 1 बोल सकते हैं इसको, है ना। अब अगले स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 2, है ना, यहीं से चलो प्रोसीड करा देते हैं, वैसे वो स्टेप नंबर 2 है ना। अगला स्टेप यहीं से आगे बढ़ेगा। अब अगले स्टेप में बारी आएगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो पहले स्टेप में ऐड हो गया, ठीक है। बोलो भाई, अब कौन बच रहा है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना फास्ट स्टेप का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो आपको इतना समझ में आ ही रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे कार्बोडाइन बन रहा है, ठीक। अगर रीअरेंज होकर स्टेबल बन रहा है तो फिर वहां कराइएगा, क्योंकि वो वाला फिर मेजर हो जाएगा। यहाँ तो मान के चल रहे हैं कि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहीं पे अटैक करा रहे हैं ना, तो यहीं पे एक्चुअली कार्बोडाइन तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके निगेटिव चार्ज से, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। फिर एक बात यहाँ पे छोटी सी बात है कि ये जो कार्बोटाइन बन रहा है स्टीरियो के हिसाब से देखा जाए तो इसका शेप कैसा होगा, प्लेनर टाइप का। और न्यूक्लियोफाइल हमारा जो है वो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस पे अटैक करने के बाद कोई कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है, इसी कार्बोकैटायन वाले कार्बन पे अगर कोई कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है, तो 50% पॉसिबिलिटी है वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, 50% रियर साइड से अटैक करेगा। मतलब वो 50% एस्ट्रो फॉर्म बनाएगा, 50% लीवो फॉर्म, है ना, या R या S भी बोल सकते हो।
इसका मतलब ओवरऑल मिक्सचर कैसा बनेगा, रेसरी मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी कई बार आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस वाली मैग्नीज है ना। अगर मान लो फाइनल कार्बन पे कोई कायरल कार्बन, जैसे यहाँ पे कायरल कार्बन देखा है तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कि 50% डिस्टो फॉर्म बनेगी एज वेल एज 50% हीरो फॉर्म। ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये बिलो द प्लेन भी अटैक करेगा और एवर द प्लेन भी अटैक करना है। कार्बोटाइन है ना, क्लियर। इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है कि पहले बेटा रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट रहेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, है ना। उस ट्रांजिशन स्टेट में वो हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा होगा, है ना, इस वाले कार्बन पे। और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, कार्बोटाइन। ये बन गया देखो कार्बोटाइन। ठीक है, फिर अगले स्टेप में कार्बोटाइन पे अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना। पी फॉर प्रोडक्ट है, आर फॉर रिएक्टेंट। ठीक है ना, बोलो भाई। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट वन, हाँ, ये जब पहले स्टेप में अटैक कर रहा होगा ना डबल बॉन्ड H+ आयन, तब ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, है ना, क्योंकि वो H+ आयन इस कार्बन से जुड़ना चाहेगा। कार्बोटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। तो ये अच्छा, इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि पहला पहाड़ी ज्यादा हाइट की है, तो पहला स्टेप क्या है, स्लो होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप RDS। कार्बोटाइन का बनना ही RDS है। फिर इसमें आ जाता है मैग्नीज नंबर 2, मतलब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अच्छा, एक इसमें छोटा क्वेश्चन है कि इस मैग्नीज को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं बोल रहे हैं, जुड़ तो न्यूक्लियोफाइल भी रहा है। RDS में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। RDS वाले स्टेप में कौन जुड़ रहा है उस पे मैग्नीज का नाम डिफाइन हो जाता है। तो जो उसका स्लो स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए इसको फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला है। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना वाला स्टेप होता वो स्लो होता तो फिर वो हो जाता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना, तो वो यहाँ हो नहीं रहा था। चलिए, बातें समझ में आने लगी होंगी आपको। मैग्नीज नंबर 2 में आते हैं कि ये वाली मैग्नीज भी एक होती है जो आपको कई बार देखने को मिलेगी, और ये मैग्नीज तब एप्लीकेबल होती है जब इलेक्ट्रोफाइल ना तो H+ आयन हो ना ही D+ आयन हो। मतलब आपका जो रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड से रिएक्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट कर रहा है, उसमें आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि उसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अगर ना तो H+ आयन दिखे ना OH आयन, उसके अलावा दुनिया भर का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, समझ जाना अभी सेकंड मैग्नीज से बनेगा प्रोडक्ट। अब वो पहली मैग्नीज फॉलो करने पे आंसर गलत आने लगेंगे, मतलब वो मैग्नीज डोमिनेट ना होकर ये मैग्नीज डोमिनेट हो जाएगी। तो इसकी सीधी सी शर्त है इफ इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट H+ आयन और D+ आयन, है ना। तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो ज्यादातर आप देखोगे कि वो Cl+ कई बार आपको देखने मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, कई बार Br+ देखने मिलेगा, कई बार I+, कई बार OH+, एक कुछ केसों में NO+ भी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कोई हो तो समझ जाएगा कि मैग्नीज नंबर 2 भी से हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों मैग्नीज में क्या डिफरेंस है। दोनों मैग्नीज में डिफरेंस ये है कि देखो उस मैग्नीज जो था कि डबल बॉन्ड अटैक कर रहा था इलेक्ट्रोफाइल पे और एक परफेक्ट कार्बोकैटायन बन रहा है। इस मैग्नीज में बोलते हैं कार्बोकैटायन बनता ही नहीं,
इस मैकेनिज्म में बोलते हैं कोई इंटरमीडिएट तो बनता है लेकिन वो कार्बोकटाइन नहीं होता है। तो क्या होता है देखो, इसमें जब डबल बॉन्ड अटैक करेगा, इसमें भी पाई बॉन्ड ऐसा नहीं कि अटैक नहीं करेगा, पाई बॉन्ड तो अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल ना तो H प्लस आयन है ना D प्लस आयन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, तभी ऐसा होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल पूरी तरह से किसी एक कार्बन से नहीं जुड़ेगा। जैसे वहां पे क्या था कि वो H प्लस आयन या D प्लस आयन पूरी तरह से एक कार्बन पे जुड़ गया था, दूसरे कार्बन पे कार्बोकटाइन डेवलप हो गया था। यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि मैं इसके साथ जुड़ू कि इसके साथ जुड़ू, इसलिए वो क्या करेगा, 3 मेंबर रिंग बना देगा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनाएगा बेटा, एक वो 3 मेंबर रिंग बना देगा जिसमें वो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी कि ये परफेक्ट कार्बोकटाइन बन ही नहीं पा रहे हैं आप, जबकि उस मैकेनिज्म में क्या था कि परफेक्ट कार्बोकटाइन बन रहा था। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड है, वो दोनों के साथ जुड़ना पसंद कर रहा है, ठीक है। इस वजह से बेटा यहाँ कार्बोकटाइन नहीं बन पाता है इस मैकेनिज्म में, है ना। ये एक 3 मेंबर साइक्लिक, इसको बोलते हैं 3 मेंबर 1 2 3 3 मेंबर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनके बनता है। यही इस मैकेनिज्म का यही इंटरमीडिएट है, वहां कार्बोकटाइन था, यहाँ पे ये 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें एक बात और कि ये पॉजिटिव चार्ज अच्छा, आपका कहना है कि ये पॉजिटिव तो नहीं, ये पॉजिटिव चला जाता है अगर वो किसी एक के साथ जुड़ता है। अगर जैसे मान लो इसके साथ जुड़ता तो खत्म हो जाता है, इसके साथ जुड़ गया फिर प्लस आ गया, ये वाला केस हो गया। आएगा उसमें, जैसे मान लो Cl प्लस है ना, तो इसके साथ जुड़ता तो Cl प्लस Cl में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, अपने लोन पेयर की तरफ से अटैक मार दिया इस पे, तो फिर से प्लस आ गया, तो उसमें प्लस रहता है ना, इसमें प्लस रहता है, इसीलिए वो इंटरमीडिएट है, अभी वो स्टेबल नहीं हुआ है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो अब बारी आई किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अभी वो स्पाइडरमैन की तरह दोनों से झूल रहा है ना, दोनों कार्बन पे चिपका हुआ है ना। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है अगले स्टेप में, देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और ये डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली वो किस पे जाके लटकेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाके कनेक्ट होगा। तो बोलते हैं कि यार न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे थोड़ा एंटी अटैक होता है इस मैकेनिज्म में। न्यूक्लियोफाइल जो है, जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रोफाइल की, उसके पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा। पहली बात एंटी अटैक होता है, बैक से अटैक होता है। और फिर आता है कि अटैक होगा किस पे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी ना, न्यूक्लियोफाइल इस पे भी अटैक कर सकता है एंटी अटैक, फिर अगर इस पे अटैक करेगा तो इधर से रिंग खुलेगी, क्योंकि 3 मेंबर रिंग तो बहुत अनस्टेबल है, वो तो बस इंटरमीडिएट ही है, कुछ पलों के लिए बन रहा है ना। और अगर ये इस पे अटैक करेगा तो इधर से रिंग खुलेगी, तो मेजर प्रोडक्ट किस पे बनेगा, किस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन। हाँ, ये कैसे बताया। हाँ, तो इसमें बोलते हैं कि कोई कार्बोकटाइन तो नहीं बनता है, लेकिन जब वो अटैक कर रहा होता है, देखो इसमें क्या होगा कि ये E प्लस जो है वो E पे प्लस चार्ज है, तो उसका I में कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई। बहुत बढ़िया, माइनस आई, मतलब वो इधर के भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट करा रहा होगा इधर से, तो इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस आ रहा होगा थोड़ा सा, इस पे भी 2 डेल्टा प्लस आ रहा होगा। आपको वैसे ये कोई परफेक्ट कार्बोटाइन नहीं है, लेकिन ये जो डेल्टा प्लस आ रहा है, आप इस पर बस आप मन में ये सोचो कि मान लो कि परफेक्ट कार्बोटाइन होता है, वैसे वास्तविकता में इसमें परफेक्ट कार्बोटाइन बन नहीं पा रहा है, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि अगर मान लो परफेक्ट कार्बोटाइन बन रहा होता तो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल, डेल्टा प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, लेफ्ट वाले में ना, 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री में। तो यही चीज देख लेंगे। तो यहाँ पे शायद लिखा है कि नहीं लिखा, बैक साइड अटैक एट विच कार्बन वेयर डेल्टा प्लस इज मोर स्टेबल, है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है
इस मैकेनिज्म में जो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कैसे अटैक करता है? पहली बात तो एंटी अटैक होता है। एंटी अटैक मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा और उस कार्बन पे करेगा वेयर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। ऑल्दो परफेक्ट कार्बोटाइन तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप उसको मन में ऐसे सोच के आंसर दे सकते हो कि यहाँ पे कार्बोटाइन बनता या यहाँ कार्बोटाइन बनता तो ज्यादा स्टेबल काम होता। तो यहाँ 1 डिग्री होता, यहाँ 2 डिग्री होता, ये ज्यादा स्टेबल होता। तो वहीं पे फिर अटैक कराई है ना। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो बैक साइड अटैक करेगा। ये जरूर ध्यान रखिए, ये स्टीरियो इसकी इंपॉर्टेंट है। वो अटैक कैसे करेगा? बैक साइड है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस मोर स्टेबल है, 2 डिग्री है ना। और इधर एक माइनर टाइप का प्रोडक्ट इधर भी बनेगा जब वो इस पे अटैक करेगा। बट अगर हम लोग को मेजर बनाना है तो केवल मेजर की तरफ ध्यान दिया जाए अभी। तो इधर अटैक करेगा और साथ ही साथ ये रिंग खुलेगी भी, रिंग ओपनिंग भी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही ई अपनी तरफ शिफ्ट कराया होगा थोड़ा सा माइनस आई की वजह से, और यही लेकर अलग हो जाएगा। और उस पे पॉजिटिव, उस पे एक निगेटिव और आएगा तो न्यूट्रल भी हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो क्या बनेगा, ये कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटा जो बैक साइड से अटैक कर रहा है, और राइट वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया जो कि न्यूट्रल हो चुका है क्योंकि पूरा बॉन्ड पर लेके भाग रहा है। ठीक है, फिर तो ये इस तरह की मैकेनिज्म यहाँ पर होती है। हाँ, प्रोडक्ट इसमें वैसे मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री कई बार इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये वाला कार्बन भी कायरल है, दोनों ही कार्बन कायरल है, तो उसमें फिशर प्रोजेक्शन में आंसर अगर दिया हुआ है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये आमने सामने बैठालना है, क्योंकि एंटी अटैक होता है इसमें। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये सेकंड मैकेनिज्म जो स्टीरियो स्पेसिफिक है। वो पहली वाली में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो 50% टॉप से अटैक कर रहा था, बॉटम से, उसमें तो दोनों ही बन रहे थे। इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक है, वो एंटी अटैक ही करेगा, है ना, वो सामने से अटैक करेगा ही नहीं, मतलब 100% बैक साइड अटैक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट में अगर दोनों काइरल कार्बन में फिशर प्रोजेक्शन में इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एंटी पोजीशन में मतलब दिखाई है। ठीक है ना, बोलो भाई। तो ये लिख भी देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, द ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल शुड बी the orientation of ठीक है, इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है तभी इन सब बातों का मतलब रह जाएगा। सर नहीं, उसमें तो फिर वो एक वो ही बनेगा, मतलब ये रेजियो सिलेक्टिव है, मतलब ये ज्यादा परसेंट बनेगा, वो काफी कम परसेंट बनेगा, लेकिन बनेगा वो। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये वाला बनेगा, इसमें ये दोनों आमने सामने बैठेंगे अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो, एक साइड नहीं बैठाना करें, वो वाला बनेगा नहीं। सर क्या करूं बेटा? सर हमें कैसे पता कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक नहीं हो रहा है? ये देखो, जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं स्टीरियो आइसोमर, तो उसमें एंटी वाले स्टीरियो आइसोमर ही फॉर्म ही होते हैं,
है ना, उन्हीं की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, तभी ये इस बात का एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे एंटी अटैक ही हो पाता है ना। इसमें रेशमी मिक्सचर नहीं मिलते हैं, जबकि पहली वाली मैकेनिज्म में बन रहे थे रेशमी मिक्सचर। इसमें 100% डेस्टो मिलेगा तो डेस्टो ही मिलेगा, है ना, या लीगो मिलेगा तो लीगो मिलेगा, इस तरह का कहानी है। सर ये नोट प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा, ये वाला कि ये वाला? सर ओरिएंटेशन वाला। ओरिएंट, इसमें हाँ ये बता रहा हूँ कि जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के 180 डिग्री पे अटैक करता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल नीचे की तरफ है तो वो पीछे की साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब ये रिंग खुलेगी तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड पोजीशन पे, तो वो बॉन्ड बना रहा होगा अपवर्ड पोजीशन से, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे रहा करेंगे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अगर आप देखो तो बॉन्ड एंगल 180 आया है ना, मतलब ये दोनों अड़ोस पड़ोस के कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर अटैच है। ठीक है, यस सर। क्लियर हो? तो ये दोनों मैकेनिज्म अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, मैकेनिज्म नंबर 1 कब लगती है? जब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो, S+ या D+, और 2 कब लगती है? जब S+ D+ के अलावा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Cl+, Br+, I+, NO+, है ना। अब ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम लोग को फाइनली याद रखनी है दोनों मैकेनिज्म रिगार्डिंग। तो देखो मैंने लिख दिए हैं सारे पॉइंट। की पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म नंबर 1 के जो की पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है कि परफेक्ट कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट। ठीक है, मैकेनिज्म नंबर 1 में क्या बनता है? परफेक्ट कार्बोकैटायन बनता है एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। परफेक्ट कार्बोकैटायन फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो पहला इसमें की पॉइंट है कि एक परफेक्ट कार्बोकैटायन बनता है हमेशा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड रहती है कि वो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर मैकेनिज्म नंबर 1 बनेगी तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी कि कार्बोकैटायन बन के रीअरेंज भी कर सकता है। ठीक है, फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करेगी, है ना। तो ये सब तो हम लोग GST में पढ़ ही चुके हैं, है ना, कि पहले देख लेंगे कि ऐसा कार्बोकैटायन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो बहुत ही स्टेबल होगा, है ना। तो अगर वो रीअरेंज होगा, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहेगा, है ना। या फिर अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं तो देख लेंगे किसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जाता है। अदरवाइज आई इफेक्ट, अगर ऊपर वाली इफेक्ट से ना डिसाइड हो पा रहा हो तब आई इफेक्ट हमेशा बाद में देखिए, है ना। ऑर्गेनिक में पढ़ते जरूर है आई इफेक्ट सबसे पहले, लेकिन इसका इफेक्ट सबसे बाद में देखते हैं। नहीं, GOC में पढ़ाया सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रिक, लेकिन सबसे लीस्ट इफेक्टिव वही होता है। और ये रिएक्शन पहली मैकेनिज्म जो होती है वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। ये जो मैकेनिज्म है ना पहली वाली, वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल आपने देखा होगा कि 50% फ्रंट साइड से अटैक कर रहा था और 50% रियर साइड। तो उसमें कोई ओरिएंटेशन स्पेसिफिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल कैसे भी जोड़ सकता है, फ्रंट साइड और दूसरा साइड दोनों तरफ से जोड़ता है। ठीक है, इसलिए वो उसकी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है, मैकेनिज्म नंबर 2 में कौन कौन सी बातें हैं जो काम की है? पहला पॉइंट तो ये कि कोई कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है ना, नो परफेक्ट कार्बोकैटायन फॉर्म एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म में कोई कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा था, उसकी जगह उल्टा क्या बन रहा था, एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट
है ना, थ्री मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा था। है ना। सेकेंड पॉइंट, अच्छा जब कार्बोटाइन बन नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सेकेंड मैकेनिज्म जब भी लगेगी तो वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, है ना, फर्स्ट में था। थर्ड पॉइंट है ओनली इनपरफेक्ट कार्बोटाइन फॉर्म, इसमें बोलते हैं कोई इनपरफेक्ट कार्बोटाइन बनता है, वो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है ना उसी को बोलते हैं इनपरफेक्ट कार्बोटाइन, वो कोई परफेक्ट कार्बोटाइन नहीं होता, ठीक है, बस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ ही आता है उसके ऊपर, है ना। इनपरफेक्ट कार्बोटाइन बनता है, देखो आगे लिखा भी है ब्रैकेट में, कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा कार्बन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी को इनपरफेक्ट कार्बोटाइन बोला जा रहा है, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी भी वैसे ही देखेंगे, है ना, हुज स्टेबिलिटी ओनली गवर्न, अच्छा एक बात ये रहना, जब इनपरफेक्ट कार्बोटाइन बनता है ना तो उसकी स्टेबिलिटी केवल किस इफेक्ट से गवर्न होती है, आई इफेक्ट से, क्योंकि वहां पे परफेक्ट कार्बोटाइन तो आ नहीं रहा है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो वैसे ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो वहां पे केवल आई इफेक्ट ही एक इफेक्ट होता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी का आइडिया लगाया जाता है ना। जैसे एक केस में मान लो 3 डिग्री पे बन रहा हो इनपरफेक्ट कार्बोटाइन, एक में 2 डिग्री, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा अगर उस पे सारे मेथिल एल्किल लगे हुए हैं, क्योंकि उस पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो ये एक बड़ा सा पॉइंट है, मतलब 3 डिग्री मतलब जो इनपरफेक्ट कार्बोटाइन है उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी नहीं देखी जाती है, ना ही रेजोनेंस से, केवल आई इफेक्ट ही वहां पर देखना होगा। और चौथा पॉइंट है ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो एंटी अटैक होता है, ठीक है, एंटी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर, वो भी 100%, ठीक है, मतलब वो थ्योरेटिकली 100% ही बोलते हैं, भले वो 98% और 99%, थ्योरेटिकली 100% मान लेते हैं कि एंटी अटैक हो रहा है ना, फ्रंट साइड अटैक नहीं होता है, तो इसकी स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, इसीलिए इसको स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात, तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ रीजन पढ़ने जा रहे हैं और उन रीजन को देखकर आप लोग को मुझे बताना है कि कौन सा रीजन कौन सी मैट्रिक्स देगा, एल्कीन और एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए उन रीजन के साथ, तो आपको बस इतना ही बताना है कि वो मैकेनिज्म नंबर 1 होगी या 2 होगी, है ना, क्लियर। तो एक इसमें चार्ट ही बना ली क्योंकि कई सारे रीजन है, एक चार्ट बना ले, हाँ वही होगा, है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे हम लोग, है ना। हाँ, चार्ट में क्या, मेरे वाले में तो पूरे फुल पेज में ही बना था ये, हाँ पूरा फुल पेज यूज हो गया था, 6 पॉइंट है, पूरा फुल पेज यूज कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो ये दोनों बातें मतलब दोनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग को खुद से डिसाइड करना होगा रीजन का चेहरा देख के कि कौन सी मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। ठीक, चले आगे, है ना। देखो इसमें सबसे राइट लेफ्ट कॉलम में देखिए रीजन लिखे हुए हैं, है ना, और पहले कॉलम में हमें बताना उस रीजन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, दूसरे कॉलम बताना उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है,
और उसमें फिर इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ठीक है। तो जैसे HX है जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है HX, ठीक है। तो HX में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनना चाहिए, HX कैसे आयनाइज होगा, है ना, H प्लस एक्स माइनस, हेलोजन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो बॉन्ड पेयर तो हेलोजन ही लेके भागेगा, तो H प्लस बन जाएगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल और X माइनस बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्लियर। जैसे HCl, HX तो जनरल लिखा मिलेंगे तो यही नीचे वाले मुन्ना भाई, HCl अगर कहीं लिखा हो एरो के ऊपर समझ जाइएगा वो आयनाइज होके H प्लस दे देगा इलेक्ट्रोफाइल, Cl माइनस दे देगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। HBr है तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, HI है तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, I माइनस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये मैं कहा से आप आराम से बता ले जाओगे, ठीक है, क्लियर। अब इन फर्स्ट वाले केस में आप देखिए कि सभी में इलेक्ट्रो, इसका मतलब मैकेनिज्म नंबर कौन सी फॉलो होगी, मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होगी, ठीक है। तो आप उसको लिख लीजिएगा, मैकेनिज्म नंबर 1 फॉलो होगी, ठीक है। तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होने वाली है, मैकेनिज्म नंबर 1, क्योंकि ये देखते रीजन का चेहरा देख के ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी मैकेनिज्म होगी, तो फिर उसी से हम लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब उसमें परफेक्ट कार्बो टाइम बनेगा, डबल बॉन्ड जब अटैक करेगा इस पे, और वो रिएक्शन फाइनली कैसी होगी, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी, है ना। 50% फ्रंट साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। हाँ देखो न्यूक्लियोफाइल सब में अलग अलग है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन, वो जो भी होगा आप समझ जाएंगे। दूसरा रीजन है HOX, ये कैसे आयनाइज होगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे OH माइनस है ना, H प्लस, ठीक, गुड। तो HOX जब भी आयनाइज होता है ना, वो इसमें ध्यान रखना कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो इसमें हीट देना पड़ता है, थोड़ा सा हीट तो करना ही पड़ेगा, और हीट करने पे जब ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, OH माइनस अलग हो जाएगा और X प्लस अलग हो जाएगा। अच्छा उल्टा लिख दिया भाई, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन है, X प्लस, तो इसको इस कॉलम में लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल वाले कॉलम में, तो इलेक्ट्रोफाइल X प्लस और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। अब जैसे HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, तो ये जब टूटेगा तो Cl प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। HOBr हाइपोब्रोमस एसिड ले लिया तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, I प्लस इलेक्ट्रोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्लियर। अब इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ना तो H प्लस आयन दिख रहा है ना तो D प्लस आयन, इसका मतलब ये जितने भी रीजन है ये कभी भी एल्कीन और एल्काइन से रिएक्शन देंगे तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, मैकेनिज्म नंबर 2, है ना। मतलब वहां पे एक 3 मेंबर रिंग पहले बनाएंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा कंफ्यूज इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो दोनों कार्बन से चिपक जाएगा जाके, वो एक 3 मेंबर रिंग बना देगा, और फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से, है ना, बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। और वो रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो एंटी अटैक होगा ना बेटा, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये सब बातें आपको रीजन का चेहरा देख के ही आपको समझ आनी है कि क्या कैसे प्रोडक्ट बनाना है हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है रिजल्ट में, वो इन जनरल लिखा जाए तो X2 मतलब कोई हेलोजन है और सॉल्वेंट कोई नॉन पोलर टाइप का ले लिया जाएगा, CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह भी ले सकता है, और थोड़ा हीट भी करेगा, है ना। तो इसमें अगर कब ऐसा हो कि X2 हो और CCl4 मतलब X2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसमें एक बनेगा इलेक्ट्रोफाइल X प्लस और न्यूक्लियोफाइल X माइनस, ठीक है। मतलब वो हेलोजन वाला जो बॉन्ड टूटेगा उसमें एक हेलोजन बॉन्ड पेयर लेके भागेगा और एक बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल X प्लस, ठीक है। हाँ ये नॉन पोलर, पोलर होगा तो उसमें कहानी गड़बड़ हो जाएगी, अभी आएगा, अभी आगे इसके है वो भी,
ठीक है, तो इसमें ऐसे Cl2 है तो बेटा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हम लोग समझ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस और न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस। हेटेरोलिटिक फिजन होगा क्योंकि हीटिंग कंडीशन है ना, तो वो फेवर करेगा हेटेरोलिटिक फिजन। और Br प्लस और Br माइनस, ठीक है, इस तरह से आप आयनाइज करिएगा। अब इसमें भी देखिए तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा कैसे है ना, तो H प्लस है ना T प्लस है, तो इसमें भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, मैकेनिज्म नंबर 2। एक 3 मेंबर क्या बनेगी, साइक्लिक इंटरमीडिएट, और जो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करेगा, एंटी अटैक करेगा, है ना। X प्लस कैसे बन रहा है, देखो उसमें ये होता है कि देखो एल्कीन जो होती है, एल्कीन होती है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और वो क्लोरीन उसके सामने है, और क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन भी हो सकता है, बस फ्लोरीन इसमें नहीं लिखते हैं हम लोग क्योंकि फ्लोरीन में पॉसिबल नहीं। क्लोरीन के पास पड़े होंगे वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, और वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पेसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अपना जो है एल्कीन, वो अपना बॉन्ड पर किसी एक क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इंटर कराना चाहेगी, तो ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा ऊपर हो जाएगा HOX, अच्छा इसमें बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें होता है क्या कि हेलोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। हाँ बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन वो तो मतलब फाइनली वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो वही लेके जा रहा है ना जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन अब इसमें जब दो कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, वहीं से फिजन होगा, और जब फिजन होगा तब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, वो वाला पूरा बॉन्ड पेयर लेके जा रहा है ना, तो बॉन्ड पेयर तो ऑक्सीजन ही लेके जा रहा है। हाँ हाँ, वो मतलब वो उस पे जा ही रहा होगा, वो खटाक से दूसरा, अच्छा हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं, तो दूसरा बॉन्ड पेयर मौका ताड़ के निकल भी रहा होगा तो वो एक ही साथ होता है, तो एक Cl प्लस बन जाने लगता है, एक Cl माइनस। सर थर्ड में होमोलिटिक फिजन होगा ना, नहीं होमोलिटिक फिजन यहाँ नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो उसने हीट कर दिया ना, ये आप लोगों को शायद कुछ हमने बताया जरूर होगा कि अगर दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा होमोलिटिक फिजन होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन में। अगर आपने ऐसी कंडीशन ले ली जो रेडिकल के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रही है या उसको वो कर रही, फेवर कर रही, तो होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। और अगर आपने क्या ले लिया, जैसे हीट कर दिया, तो थर्मल कंडीशन हमेशा किसको फेवर करती है, हेटेरोलिटिक फिजन को। फोटोकेमिकल कंडीशन हमेशा फेवर करती है होमोलिटिक फिजन को। तो सनलाइट फोटोकेमिकल कंडीशन है तो उसमें तो रेडिकल बनेंगे, यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं बेटा, थर्मल कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए वो हेटेरोलिटिक फिजन है ना। अच्छा जैसे फोर्थ वाला है, इसमें कई बार आपसे दिखाने मिलेगा X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, जैसे क्लोरीन वाटर तो बहुत फेमस है रीजन, Cl2 ऑब्लिक वाटर, ब्रोमीन वाटर, Br2 ऑब्लिक वाटर। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल तो X प्लस ही होता है, क्योंकि क्लोरीन या ब्रोमीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल तो X प्लस बनेगा या बेटा Cl प्लस बनेगा या Br प्लस। लेकिन न्यूक्लियोफाइल में दो न्यूक्लियोफाइल मौजूद होंगे सॉल्यूशन में, एक तो वाटर खुद, न्यूट्रल वाटर खुद, और एक इसका एनायन। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, माइनस। तो X। हाँ अब देखो इसमें एक थोड़ी सी बात है कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर की केवल बात करें, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होता है, तो हम लोग हमेशा ये बोलेंगे X माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी वाइज भी थोड़ा देखना पड़ेगा
कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या बहुत ज्यादा है, और X माइनस सोल्यूट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन लगभग बराबर होता है तो वहां पे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कवर कंपेयर करने में वो रूल लगा देते हैं हम लोग, जो शुरुआत में पढ़े ओआरएम में। अब जैसे यहाँ सॉल्वेंट है, वो थोक के भाव पड़ा हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल, और नो डाउट X माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन अटैक करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल के अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सेस में पड़े हुए हैं। तो इस मैकेनिज्म बोलते हैं कि X प्लस, लेकिन न्यूक्लियोफाइल बन जाता है वाटर, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो वाटर के अटैक करने से बन रहे होते हैं, ना क्या कि लेफ्ट साइड में Br प्लस होगा ना, Br माइनस की जगह? Br प्लस ही है वो, लग रहा है आपको माइनस। वाटर एक्चुअली बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उससे आने वाले OH आयन बहुत कम, उनका अल्फा ही बहुत कम होगा, तो वाटर खुद ही अटैक करेगा एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो इसलिए इसमें वाटर को ही अटैक कराइएगा आप लोग, ठीक है। सर इसका रीजन क्या था कि वाटर लेंगे X माइनस की जगह? हाँ, किस बात के रीजन बेटा? सर वाटर लेंगे X माइनस की जगह। एक्स क्वांटिटी में डिफरेंस है ना, देखो वाटर सॉल्वेंट है ना यहाँ पे, तो सॉल्वेंट मतलब इसके मॉलिक्यूल कई टाइम्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और सोल्यूट्स से आने वाले X माइनस होगा, उनका कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगा, तो जो आयन ज्यादा अवेलेबल होंगे उनका अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। आल्दो न्यूक्लियोफिलिसिटी X माइनस की ज्यादा है, लेकिन वो माइनॉरिटी में है, तो उनका नंबर कम है, ठीक है। वाटर हाँ, HI बनने लगेगा, है ना। अगर लेंगे तो रिएक्शन तो हम लोग करा ही देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिवर्सिबल नेचर की होगी वो रिएक्शन, है ना। तो वो HOI कम ही देखने को मिलेगा आपको, रेयर है कि मिलेगा आपको। तो इसमें भी मैकेनिज्म नंबर 2 ही फॉलो होगी, है ना। बोलो भाई, ताकि वो बातें आप समझिए। 3 मेंबर इंटरमीडिएट बनेगा और एंटी अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल। फिर कभी आपको ये लिख के दे दीजिए H प्लस एंड D प्लस है ऑब्लिक वाटर, है ना, कई बार ये भी मिलेगा आपको। तो एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ हो रही होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल तो H प्लस आयन बन जाएगा या D प्लस है, और न्यूक्लियोफाइल वाटर ही है ही है उसमें, और कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं होता, और उसमें D2 हो जाएगा सेकंड वाले, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें मैकेनिज्म नंबर कौन सी फॉलो हो जाएगी, 1 वाली। इसमें परफेक्ट कार्बोडाइन बनेगा, और रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो वो के फिर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है, है ना। D प्लस ऑब्लिक वाटर दिया जा सकता है, कई बार मिल जाएगा देखने को, तो उसमें D प्लस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। फिर एक ये वाला भी है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये एक नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एल्कीन की एक काफी फेमस रिएक्शन होती है, उसमें ये रीजेंट यूज होता है बेटा, मर्क्यूरिक एसीटेट। कई बार उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, एसीटेट आयन हटा दिया जाता है आयनाइज करके, और मर्क्यूरी पे वो 2+ का चार्ज केवल शो कर आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो एक ही बात है, वो ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, वो एक ही बात है, और सॉल्वेंट वाटर ही होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Hg+OAC। अगर पूरा लिख रहा है तो ये मानते हैं HgO+, लेकिन अगर वो केवल Hg2+ लिख रहा है तो फिर वहां पे Hg2+ ही को मान देते हैं, जब वो एनायन आपको शो ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, है ना। और न्यूक्लियोफाइल वाटर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नेम रिएक्शन में मिलेगा रिएजेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नाम की एक रिएक्शन है। लेकिन इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोफाइल ना तो H+ आयन है ना D+ आयन है, तो मैकेनिज्म नंबर 2 ही से बनता है प्रोडक्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
ठीक है। तो इससे मतलब आप कंक्लूड कर सकते हो चीजों को, मतलब रीजन को देख के थोड़ा आइडिया लगा ले जाओगे तो फिर प्रोडक्ट तो आप बना ही ले जाओगे, फिर आधी समस्या खत्म ही हो जाती है ना। तो ये इतने तरह के रीजन हम लोगों ने इसीलिए पढ़े हैं। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एग्जांपल में देखिए एक एल्कीन आपको दी गई है, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ कराने को बोल रहा है, HCl का। तो पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए कि एल्कीन है और HCl से रिएक्शन हो रहा है, तो HCl में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+ आयन। इसका तो मैकेनिज्म नंबर 1। तो बस इतना देखते ही आप फिर स्टार्ट कर दिए अपना मेथड। पहले स्टेप में क्या होता था कि हाँ, कार्बोन फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड अटैक करेगा H+ आयन पे और आपको कार्बोकैटायन बनाना है, और उस कार्बन पे कार्बोकैटायन बनाइएगा जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ना। तो इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन में लेफ्ट कार्बन पे ही कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और राइट वाले पे H आके जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और दिख रही है ना, कि अभी इसका मन नहीं भर रहा है भैया, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अपने पड़ोसी को देखकर, है ना, इसका सोना जागना हराम है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है, पड़ोसी कार्बन है 3 डिग्री, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये रीअरेंज करेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है ना, इस हाइड्राइड ट्रांसफर से हम लोग को एक सबक भी मिलता है कि हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस का सोचना चाहिए हम लोगों को, है ना। वो भले पड़ोसी को देखकर जलन हो या जो भी हो, उसके लिए आप प्रेरित तो हो रहे कुछ करने के लिए, है। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफर वो करके पहले से स्टेबल हो जाए, कार्बोकैटायन ने क्या किया, स्टेबल कर लिया, ठीक है। अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया है, बहुत 3 डिग्री कार्बन पे आ गया। अब यहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल तब तक शांत बैठा रहेगा जब तक कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अब वो अटैक करा दो, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl-, ये अटैक करके, और यहाँ पे क्या वो कायरल कार्बन तो नहीं डेवलप हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है। तो इसमें फिर स्टीरियो का कोई मतलब नहीं रह जाए, इसमें 50% डेस्ट्रो 50% लीवो बोलने का मतलब नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल ही नहीं है। अगर ये कायरल होता तो फिर हम बोलते 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अभी बोलेंगे 1 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कायरल नहीं। तो चाहो तो लिख लो नीचे ओनली 1 प्रोडक्ट है, इस केस में एक ही बन रहा है, ठीक है। मतलब मेजर में एक ही बन रहा है, बाकी अगर पॉसिबल प्रोडक्ट बोलेंगे तो इधर से भी बनेगा ना, वो नहीं अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। मेजर में एक बनना है एज मेजर प्रोडक्ट। कई बार क्वेश्चन पूछने के तरीके पे भी आंसर बदल जाता है, तो अगर केवल मेजर प्रोडक्ट पूछे तो एक ही बनता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मॉलिक्यूल मैंने सेम लिया है, सेम वही एल्कीन ले लिया है, रिएक्शन करा दिए HOCl के साथ, हाइपोक्लोरिसिस, है ना, अगले केस में, है ना। इसमें क्या होगा बताओ भाई, यही ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा कुछ अलग बनेगा, अलग बनेगा ना, HO-Cl+। पहले तो आयनाइज कर देंगे, फिर देखेंगे अरे इलेक्ट्रोफाइल ना तो H+ है ना D+ है, मतलब हमारी मैकेनिज्म नंबर 2 फॉलो होगी। तो ये चीज यही डिसाइड कर लेनी है आपको, मैकेनिज्म नंबर 2। और यहाँ पे क्या होगा कि पहले ये अटैक करेगा डबल बॉन्ड क्लोरीन पे, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा कंफ्यूज है, वो दोनों के साथ जुड़ना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक 3 नंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना देगा,
वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि लेफ्ट कार्बन पे जाए कि राइट पे जाए। तो ये तो मैं से मजाक में बोल रहा हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि वो बन ही नहीं पाता, कार्बोटाइन बन ही नहीं पाता, वो दोनों के साथ अटैच रहते हैं। अब इस इंटरमीडिएट पे अटैक कौन करेगा? OH माइनस, नहीं है ना। अच्छा, इसमें कार्बोटाइन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा और OH माइनस, अच्छा OH माइनस का अटैक किस पे करा है? लेट है ना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव मोर स्टेबल है, तो यहीं पे करा देंगे फिर अटैक। वो भी एंटी अटैक होगा, है ना। अटैक कैसा होगा? एंटी अटैक। तो ये रिंग इधर से ओपन हो जाएगी, देन आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CS CH3 CHOH CH2 Cl। इसमें नहीं, रेसमिक नहीं बनेगा इसमें, वो भले ही कार्बन कायरल है, हाँ ये चीज इंडिकेट कर लो यहाँ पे, ये कायरल कार्बन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन या तो ये ओनली R होगा, ये 100% R होगा, या 100% S होगा, है ना। यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि R है गैस, क्योंकि अगर वो ऐसे फिशर प्रोजेक्शन में बना के देगा तब तो हम लोग RS आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन अभी श्योर तो नहीं कर पाएंगे कि R है कि S है ना। या तो ये 100% क्या होगा, ओनली 100% R होगा इसके इस कायरल कार्बन के बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ओनली 100% S होगा। इन दोनों में कोई एक ही बनेगा, दोनों नहीं है, तो इसलिए रेशमी मिक्सचर नहीं है। इसके अलावा कोई होता तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो डिपेंड होता कि अगर वो नॉर्मल बॉन्ड से जोड़ता तो R और S दोनों हो सकता था, लेकिन अगर जैसे मान लो फिशर विशर में दे देता तो फिर उसके बॉन्ड भी फिक्स होता है ना। जैसे इसमें आप देखो ये वाला कायरल है, तो नहीं ये नहीं, अगर मान लो पेनिल है तो ये कायरल होता, लेकिन वो नॉर्मल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, तो फिर तो फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन मानते कि हो सकता है R भी है S भी है, तो प्रोडक्ट में भी R और S दोनों होता है ना, क्योंकि उस हाँ फिर वही लिखना। हाँ, अगर जैसे साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा हो सकता है कि वे जो डैश वो बना के दे दे, तो फिर जिसके अदर कायरल कार्बन के बाद कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहेगा, है ना, जिस पे अटैक नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना, ठीक है। तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी, प्रोडक्ट में वो R फॉर्म में भी रह सकता है और S में भी रह सकता है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। अब जैसे ये कोई एल्कीन है बेटा, आपसे पूछ रहा है, इसमें जैसे आप बताओ मेजर ही बता दो, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसने ब्रोमीन वाटर ले लिया बेटा, तो ब्रोमीन वाटर समझ लो देख के ना, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी। ये पहले बनाएगा Br+, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+, और ये एल्कीन इसको कैप्चर करेगी, लेकिन यहाँ पे वो एक 3 मेंबर रिंग पहले बनेगी, वो डबल बॉन्ड पे एक 3 मेंबर साइक्लिक टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इसमें पहले इस तरह का इंटरमीडिएट। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ब्रोमीन वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, वाटर ही होता था,
अब वो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहां पे अटैक करेगा जहां पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो। तो आप इन्हीं दोनों पे देख लो, देखो इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, इस पे नीचे वाले पे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री का अटैक करा दीजिए, है ना। और अटैक होगा साथ ही साथ ये रिंग ओपन भी हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्टीरियो प्रोडक्ट में स्टीरियो बनाते समय ध्यान रखिए कि देखो ये जब वाटर अटैक करता है तो फाइनली वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर का एक H निकल भी जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि O पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो हमें सीधे OH ही जोड़ने वाला हूँ। अब देखो उसकी ओरिएंटेशन आप बताइएगा कौन सी सही है। मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा, एक सही होगा एक गलत होगा। तो एक केस में मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि OH वेज से कनेक्ट है और मेथिल डैश है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं वो वेज डैश कुछ भी हो सकता है। और दूसरे कार्बन पे Br को मैंने लगा दिया वेज, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल में मैंने ये बना दिया, दूसरा सही कैसे बना दिया, अभी तो मैं दूसरा बना ही रहा हूँ। दूसरे में मैंने क्या किया कि मेथिल को वेज से और OH को डैश से, और यहाँ पे Br भी डैश से, है ना। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे नहीं, तो क्योंकि मैग्नीशियम 2 में एंटी अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसका मतलब जो OH है और जो ब्रोमीन है ये एंटी पोजीशन पे रहने चाहिए। तो अगर एक को मैंने वेज से जोड़ा है तो दूसरे को डैश से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत आंसर होगा, ठीक है। तो चलो सही कर देते हैं, इसमें जो सही वाला बनेगा वो ये बनेगा। और यहाँ पे बन दोनों सकते हैं कि जैसे एक बार मैंने OH को वेज और Br को डैश, एक बार पलट देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, जैसे OH को डैश कर दिया और Br को वेज कर दो, तो ये भी बनेगा, दोनों बनेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले 2 बना दिए तो दोनों को वेज से या दोनों को डैश से कनेक्ट कर दिया था, वो नहीं बनेंगे, वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये तो दोनों बन सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी, है ना, क्लियर। क्योंकि वहां पे हमें ओरिएंटेशन नहीं पता है फिलहाल। नहीं दोनों काइरल है इसलिए सेम नहीं है, क्योंकि देखो ना ये वाला भी काइरल है और ये वाला काइरल है, तो इसके अबाउट R मतलब ऐसे वैसे 4 बन सकते हैं, लेकिन 4 में 2 ही बन पा रहे हैं, है ना। जैसे RR, RS, SR, SS, तो उनमें 4 में से 2 ही बन पा रहे हैं, 2 तो बनेंगे नहीं, ठीक है। ये दोनों काइरल है, ये भी काइरल, ये भी काइरल है। इफेक्ट उसका और है कि ये बैक साइड बॉन्डिंग होगा तो अटैक होगा। हाँ ये है कि वाटर का अटैक एंटी अटैक है, उसकी वजह से ये वाले 2 ही बन सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ इसमें और भी है, इनको आप लोग दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। हाँ इसका आंसर ये, चलिए फिर ठीक है। अब वैसे मेरे ख्याल से थोड़ा ही बचा हुआ है, आधा घंटा और मिल जाता है तो कंप्लीट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में पूरा हो जाएगा। और अगली क्लास सैटरडे को है तो कुछ डिस्कशन भी कर लो, क्योंकि ये इसमें टाइम थोड़ा ही लगेगा, बस एक मैकेनिज्म बतानी बस। सर सैटरडे को तो कोई क्लास नहीं शेड्यूल्ड है। फ्राइडे को होगी ना अभी? यस सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बचा था डिस्कशन। इलेक्ट्रो कर दें, पार्ट 2 करना है। हाँ